और आज का एजेंडा में सबसे पहले खबर है बडगाम से। बात करेंगे आम लोगों की, जहां इंतजामिया लगातार ये दावे कर रहा है कि लोगों को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है, इसके लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि इस सिलसिले में कई प्रोजेक्ट्स भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाए, मगर या तो ये प्रोजेक्ट्स देरी का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। लोग साफ पीने का पानी फराहम न होने से बेहद परेशान हैं। इसकी मिसाल बडगाम के हकलत्री में देखने को मिल रही है। यहाँ पानी सप्लाई बिना फिल्ट्रेशन के लोगों को फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब इलाके में कई दिनों से जॉइंडिस और हेपेटाइटिस ए के मामले सामने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अब हरकत में आ गया है। मेडिकल टीम को फौरी इलाके में भेजा गया है। लोगों को भी इस सिलसिले में हिदायत दी जा रही है। बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया कि इलाके को बहुत जल्द साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा। जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होता है तब तक कुछ और इक़दाम भी किए जाएंगे। साथ ही लगातार इंतजामिया लोगों से भी अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतने की अपील कर रही है। हमारा मसला यहाँ है कि हमें होंजगोरा से यहाँ पानी सप्लाई करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट, जो किसी भी फिल्ट्रेशन जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं किया जाता है, ना तो कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो डायरेक्ट हमारे नालों में डाला जाता है। और उस पानी की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग बीमारियों में मुलव्वस हुए हैं। और रिसेंटली यहाँ पे एक सर्वे भी हुई है और यहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं, और पाया गया है कि यहाँ पे डजन्स केस ऑफ जॉन्डिस हुए हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार भी हुए हैं। तो हम अब हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी फराहम किया जाए। सर, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है पानी के हवाले से। हमें फिल्ट्रेशन नज़दीक है, हमें बार बार कह दिया गया कि हम आपको इसी से पानी देंगे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है। अभी मसला ये हुआ, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब मसला ये हो गया, हमें काबिल की तकरीबन 50 केस निकल गए। अब हेपेटाइटिस बी भी निकल गए हैं। छानापुरा से नाले से आता है। देखो, ये पहाड़ों पे जो बर्फ है, इस मिट्टी भी गिरती है, और मतलब ये जो जम जाता है बर्फ, फिर ये पिघल जाता है, तो ये मिट्टी के साथ आता है, यही पानी आता है। ना इसका छानी कुछ लगी है, ना कुछ लगी है, खाली यही से पानी आता है। ये गंदा आता है, सीधे आता है हमारे नलों में। ये उधर हकलत्री में हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी जॉन्डिस के, तो उसके बाद हमारी टीम आईडीएसपी की टीम वहां गई, तो 9 केस को जॉन्डिस था। तो उनके सैंपल्स जब हमने जांच के लिए लिए, तो उसमें से एक पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस ए के लिए। उसके बाद हमने वहाँ किसी वाटर सैंपल्स उठाए। हमारी डीएसपी की टीम, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की टीम है, उसने वो वाटर सैंपल्स फिर उनके उठाए, और उन वाटर सैंपल्स को की जांच के बाद उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये वाटर इसमें कुछ इशू था। वो हमने पीएचई के साथ फिर मसला उठाया। हमारी आईडीएसपी की टीम जो है वो उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं, और इंशाल्लाह ये उतना बड़ा मसला नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ जैसे नालों से जहाँ से सप्लाई है, वहाँ पे अगर वो सफाई की ज़रूरत होगी, वो भी हम रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के साथ मिल के कर लेंगे। तो इस सब में हमारा यही मकसद है कि किसी भी गाँव में बिल्कुल साफ पानी हो। और जैसे भी इशू रेज हुआ है, जिस गाँव का आपने जिक्र किया, वहाँ पे टीम परसों से गई है, आज फिर से सैंपल कलेक्ट कर लेगी, और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। इसमें हमने एक और जो है, इसमें एक और स्कीम आ रही है 9 करोड़ की, उसमें काम अलॉट हो चुका है। तो वो जून के एंड तक वो भी कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो अभी सप्लाई और जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी उसके साथ जुड़ के, तो मुझे लगता है ये परमानेंटली सॉल्व होगा। हमारी मेडिकल टीम भी इसमें टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस इशू करती है, वो भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं और पब्लिक तक भी पहुंचाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बडगाम आने वाले वक्त में हर गांव में, हर घर में साफ पानी, कंटिन्यूस पानी की सप्लाई।
तो बडगाम से आपको ये लगातार हम कई दिनों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां इंतजामिया लगातार लोगों को पीने के साफ पानी को फराहम करने का बार बार दावा कर रही है। कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से कहा गया, लेकिन इस सब के बीच में ये भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि आलूदा पानी पीने की वजह से यहाँ के जो मकामी हैं वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जॉइंटिस, हेपेटाइटिस तक के मामले सामने आए। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे, ये रिपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? खास तौर पर तिब्बी शोबे की अगर बात करें तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पानी को लेकर कहा जा रहा है? तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से जो पानी का सप्लाई वहाँ पे जा रहा है, सीधे नाले से विदाउट फिल्ट्रेशन इलाके को पानी सप्लाई हो रहा है। और जब उसकी टेस्टिंग हुई तो जो मेडिकल टीम है उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग की, उन्होंने उसका रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी पाया, यानी उसका जो रिजल्ट आया है वो ड्रिंकिंग के काबिल नहीं था। इलाके में मेडिकल टीम ने हालांकि एडवाइजरी जारी की है और जो ये दर्जनों जॉन्डिस के केसेस और हेपेटाइटिस ए का केस पाया गया, उनको एडवाइजरी की गई, उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई और साथ ही इलाके के लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि गर्म करके पानी पिया जाए कि जब तक इसका एकदम कुछ होता है। हालांकि उनका ये भी कहना था, मेडिकल टीम की हम बात कर रहे हैं, कि उन्होंने पीएचई के साथ ये मामला उठाया, लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि हमने जब जो जिला इंतजाम है उनसे बात उठाई, उन्होंने यकीन दिलाया कि जून के आखिर तक इलाके में फिल्ट्रेशन पंप तैयार होगा, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक उस पर काम चल रहा है तब तक इसमें जो जहाँ से इनको पानी आया है, जहाँ पर स्टोरेज है इसकी, उसकी क्लोरिनेशन की जाएगी, यानी उसमें कुछ दवाई मिक्स की जाएगी जिसकी वजह से जो उसमें गंदगी है वो रुकेगी। और जब वो पानी सप्लाई लोगों के घरों तक पहुँचेगा, लोग उसे गर्म करके भी पिएंगे। लेकिन है ना, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रही है, क्योंकि कई सारे मास्टर प्लान प्रोजेक्ट्स आए जिला के लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए। बाज़ प्रोजेक्ट्स या तो ताखीर का शिकार हुए, या बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो काम है उनमें लापरवाही बरती गई, जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। और इलाके के कई इलाके भी ऐसे हैं जहां पर ऐसा पानी का मसला आ रहा है और जहां पर लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो बीमारियों में मुब्तला होने की कगार पर है। ऐसे में इंतजामिया तो कह रही है कि हम करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक और स्टोरी इसी पे पानी पे हमने की कि एक जो नाबीना खातून है उसे दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि इलाके में पानी सप्लाई नहीं है। ये हुकलेपुर का इलाका है, इन लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि इलाके में ही फिल्ट्रेशन प्लांट है 2 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उसका पानी उनको नहीं मिल रहा है। इन लोगों को ये भी कहना था कि वो लगातार इंतजामिया के पास गए, अपने मुतालबात लेकर। इंतजामिया ने वादा किया, यकीन दिलाया, लेकिन उसके बाद उन यकीन दहानी को अमलाया नहीं जा रहा गया, उनको पूरा नहीं किया गया और लोग लगातार जो नाले से डायरेक्ट पानी आता है वो पीते गए। अब हालत ये पहुंची है कि इलाके में अब बीमारी फैली है, लोग परेशान हैं, लेकिन अब इंतजामिया ने भी स्टेप उठाए हैं। मेडिकल टीम वहाँ पे लगातार जा रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों को तरह तरह की एडवाइजरी दी जा रही है। वही जो जिला इंतजामिया है उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द आबिद हल किया जाए। आबिद, चूंकि आप वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये आलूदा पानी का मामला सामने आया है? एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कह रहा है कि कोशिशें की जा रही है, क्या पानी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए, पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए वहां पर कोई मुतबादल इंतजाम नहीं किए गए हैं? क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा ये बेहद अहम मामला है। बिल्कुल, ये लोग काफ़ी वक्त से यही पानी पी रहे हैं। लोगों से इससे पहले भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने इंतजामिया से कहा, क्योंकि आप अगर तस्वीरें देख सकते हैं, आप देखिए कितना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और यही पानी जब इंसान के जिस्म में जाएगा तो किस तरह की बीमारियों का उसे लगने का खतरा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अब उन्होंने कहा कि जहाँ पर इसकी स्टोरेज है वहाँ पर अब क्लोरिनेशन की जाएगी, यानी जो पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको सप्लाई किया जाएगा। लेकिन
सवाल यही है, अगर इलाके में ही फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है तो उसका पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। सुखनाग एक बड़ा वाटर प्रोजेक्ट है जिसका पानी पूरी मतलब आधी जो श्रीनगर सिटी है उसको पहुंचता है। वो यही इलाका है जो हकलती है, इससे आसपास इलाका है सुखनाग, वहाँ से वो पानी आता है पूरी सिटी को जाता है। लेकिन जो ये हुकलेत्री का इलाका है, इनका कहना है कि उनको वो पानी नहीं मिल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे मैंने कहा कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यानी उनके ही इलाके में है, उससे पानी इनको सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये जो पानी आ रहा है ये सीधे नाले से पाइप में जाता है और उसी से डायरेक्टली इनके घर पहुंचता है। इसमें जो भी गंदगी होती है वो सीधे इनके घरों में जो नल लगे हैं वहां से निकलती है। इसमें कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि एक जगह स्टोरेज है। अब जब ये मामला सामने आया, जिला इंतजामिया भी हरकत में आई। बिल्कुल आबिद हुसैन, देखना अहम रहेगा कि न्यूज़ 18 JKLH पर ये न्यूज़ दिखाए जाने के बाद क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई की जाती है, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। जम्मू कश्मीर सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है। 2 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम के एक पत्र के अनुसार प्रबंधन गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स के निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है और कश्मीर में ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। PDP और NC इस कदम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी परवेज भट्ट। परवेज, क्या है ये पूरा मामला और इस पर सियासत क्यों इतनी गर्मा गई है, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा वाक़ा है पिछले चंद एक दिनों में। पहले जो स्किम सोगरा हॉस्पिटल यहाँ पे था वो एक ऑटोनमस बॉडी था और उसकी ऑटोनमस बॉडी को खत्म करके वो सरकार ने अपने कंट्रोल के अंडर ले ली। खैर वो तो इंसान समझ सकता है कि उसको मजीद वहां पे फैसिलिटीज वगैरह अपग्रेड करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया होगा और उसको अपनी इसमें तौहीन में लाया होगा। लेकिन जहां तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये बात हजम नहीं होगी कि जो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है यहाँ पे, जो कि जम्मू कश्मीर के में इनफैक्ट कहें तो पूरे एशिया में सबसे बेहतरीन तरीन गोल्फ कोर्स में एक गोल्फ कोर्स माना जाता है, उसको आउटसोर्स करने की बात अब सामने आ रही है। या इसके जो बाहर की कोई फर्म होगी, बाहर की कोई बड़ी कंपनी होगी और उसको दिया जाएगा, ये लीज पे इसको दिया जाएगा और वो बाज़ाब्ता जो एनुअल इसका कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसके हिसाब से ऑक्शन होगी इसकी। इस मुद्दे को लेके यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खासतौर अगर हम PDP की बात करें, काफी इसमें बयानबाजियां हुई है। PDP सदर जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने पहले ही बयान अपना देके कहा था कि जो सरकार की जो 2019 के बाद जो नीति है ये उसमें एक और ये कदम है जो कि यहाँ के एसेट्स हैं, यहाँ की प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ के हेरिटेजेस हैं, इनको आउटसोर्स करके बाहर के जो कॉर्पोरेट ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये मानना है PDP सदर महबूबा मुफ्ती का। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सदर आई मीन टू से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी काविशों से ही ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है ये बनाया गया था। तो उन्होंने भी शार्पली रिएक्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे, और उनका भी सेम रद्द अमल है कि जो यहाँ के हेरिटेजेस हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं या गार्डन्स हैं या फिर ऐसे प्लेग्राउंड्स हैं, उनको आउटसोर्स अगर करना है तो अगर लोकली किया जाए वो समझा जा सकता है। लेकिन ऑक्शन में बाहर के जो कंपनीज हैं, बाहर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये समझ नहीं आता। जहां तक सरकार की बात करें, सरकार का ये कहना है कि अगर इन एसेट्स को आउटसोर्स किया जाता है तो इनको मजीद जो अपग्रेड करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट PPP मोड में जब ये जाएंगी तो जो इसको ऑप्शन में ले लेगा वो चाहेगा कि ये मजीद अपग्रेड हो और उसकी जो रेवेन्यू है, जो उसकी इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन खदशात पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी हैं कि अगर ये आउटसोर्स होते हैं तो जो रोजगार है, इसमें जो रोजगार कमाते हैं, चाहे हम गार्डन्स की बात करें या फिर इस पार्क वगैरह की बात करें, एक तो पहले ही जो पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते थे, अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहेंगे बल्कि एक
प्राइवेट फर्म के एम्प्लॉई रहेंगे, तो ये एक मुद्दा भी इसमें गरमा गया है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के मुगल गार्डन्स हैं, उनका जो रेनोवेशन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट फर्म को दिया गया था। उस टाइम भी थोड़े बहुत सवाल किए गए थे कि आखिर ऐसा क्यों कर हो रहा है, लेकिन जब उनका जामिया प्रोजेक्ट एक देखा गया कि किस तरह से वो इसको डेवलप करना चाहते हैं, खासतौर शालीमार बाग को, तो वो जब एलजी मनोज सिन्हा ने उसकी उस टाइम इनॉग्रेशन की थी, तो उस टाइम भी सवालात उठे थे। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी लगातार इस मुद्दे पे सवाल खड़ा करती हैं कि क्या कहीं 2019 के बाद यहाँ की जो हेरिटेजेस हैं, यहाँ के जो हेरिटेज साइट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, क्या उनको सेल पे तो नहीं लगाया जा रहा है। जी परवेज, काफ़ी तफसील से आपने बताया और यहाँ पर ये चीज़ जो है ये समझने की आपसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रोज़गार को लेकर कहीं ना कहीं वो खदशात का शिकार हैं। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, इस गोल्फ क्लब के बारे में लगातार जो गोल्फ कोर्स है उसके बारे में हम लगातार देखते रहे हैं, कई रिपोर्ट्स हमने अपने चैनल पर खुद दिखाई हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के भी जो टूर्नामेंट्स हैं उनका इनेकाद किया जाता रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो इस गोल्फ कोर्स में आती रही हैं, तो बेहद एक ये बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल भी ये गोल्फ कोर्स जो है वो रहा है। अब बिल्कुल है ना, काफी कुर्बानियों के बाद जो है ये गोल्फ कोर्स बना था। अगर उस टाइम हम बात करें, ये सारा जो है दाचीगम का फॉरेस्ट एरिया आता था, काफी सारे पेड़ काटने पड़े थे उस टाइम भी उस पे काफी हल्ला गुल्ला हुआ था। लेकिन बहरहाल ये एक स्टेट ऑफ आर्ट जो गोल्फ कोर्स है ये बन गया था। एशिया का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्सों में इसको माना जाता है। हमने अक्सर दिखाया अपने रिपोर्ट्स में कि किस तरह से न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल गोल्फर्स जो हैं वो भी यहाँ पे गोल्फ खेलना प्रेफर करते हैं, और रेगुलरली साल भर यहाँ पे गोल्फ के टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर गोल्फ के जो कोचिंग वगैरह रहती है यंगर जनरेशन के लिए, वो कोर्सेज भी लगातार यहाँ पे होते रहे हैं। जहां तक आपने बात की बेरोजगारी की, हमने इससे पहले भी देखा कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स किया गया है या प्राइवेटाइज किया गया है वहां के मुलाजिमीन में काफी तशवीश रहती है। हमने देखा कि संतूर के टाइम पे भी ऐसा हुआ। हमने देखा कि जब पीडीडी का जिक्र आया, हालांकि अभी उसमें कंप्लीशन नहीं हुआ, लेकिन वहां के मुलाजिमीन भी सड़कों पे अक्सर आप देखते रहेंगे। तो ऐसे में जो एक बंदा सरकारी नौकरी कर रहा हो और जब उसका डिपार्टमेंट ही आउटसोर्स हो और वो प्राइवेटाइज हो, तो उसकी जो है उसके रोजगार पे भी असर पड़ता है। लोग काफी परेशान हैं ऐसे मुद्दों से, लेकिन खुल के लोग यहाँ बात नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खुल के इसकी मुखालफत करते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर पीडीपी हो। और आज शायद ऐसा लगता है कि शायद पीडीपी के जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, वहां पे भी इस हवाले से कुछ हलचल होगी। तो आज दिन भर देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या रिएक्शंस अभी इसमें आती हैं। जी ना, जी बिल्कुल परवेज, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार नज़र बनी हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि आज का दिन जो है वो काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है इस रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को लेकर, इस पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भट्ट आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील आज खत्म हो रही है। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि 4 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील में 2 दिनों की तौसीह की गई थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद मौजूद है मजीद अपडेट के साथ। शंकर आनंद, आपसे जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया के ताल्लुक से क्या कुछ आज का दिन रहने वाला है? देखिए, मनीष सिसोदिया के लिहाज से अगर देखा जाए इस मामले को तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई गिरफ्तार की थी, गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से एक बार 3 दिनों की रिमांड मिली थी सीबीआई को, उसके बाद 2 दिनों की मिली और आज कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद सीबीआई आगे की रिमांड मांगेगी। और आगे की जो रिमांड मांगने का जो मुख्य आधार होगा कि कई अन्य आरोपियों को के आमने सामने बैठा करके मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है और जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े मामले में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और किस तरह से इस किकबैक का करोड़ रुपया किसे मिला है और किस तरह से कहां कहां बैठकें होती थी, जो मीटिंग्स होते थे इस पॉलिसी को बनाने और उसमें बदलाव करने के लिए, तो उस मीटिंग्स में कौन कौन लोग होते थे, कहां पे बैठक होती थी और किन किन अन्य लोगों की भूमिकाएं हैं, इसको लेकर कुछ अन्य आरोपियों के साथ में बैठा के
आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है। लिहाजा इसी बात को आधार बनाते हुए सीबीआई आज और भी दिनों की रिमांड मांगेगी कोर्ट से। तो तकरीबन आज 1 से 2 बजे के बीच में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। तो इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से सबूतों को अब तक इकट्ठा किया गया है और इसके साथ ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से अन्य सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए हैं, उसी के आधार पर अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा हुई है। तो इस मामले में रडार पर अभी कई अन्य लोग हैं और जल्द ही इस मामले में कहा जा सकता है कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, ये तो रही बात कि किस तरह से इस अहम मामले पर कानूनी प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और आज भी इस पर नजर बनी रहेगी। शंकर, आपसे थोड़ा सा सियासी माहौल भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है आपके द्वारा कि कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कल भी सांसद संजय सिंह ने ये इल्जाम लगाया था, खास तौर पर सीबीआई को लेकर लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। तो इस बारे में आपसे हम जरूर ये एक एनालिसिस चाहेंगे कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसको किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि बाकायदा कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखिए, ये मामला जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जब पिछली सुनवाई थी उस दौरान भी इस मामले को लेकर कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा इस बात में जिक्र किया गया कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है और पूछताछ के दौरान ज्यादा से ज्यादा वक्त इनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 8-8 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की जो पैटर्न है उस पैटर्न पे भी सवाल उठाया गया था। जो सवाल जो सीबीआई के अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठाया गया था कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से आगे की रिमांड दिया और उस मामले में कहा गया कि कई जो आरोप है उस आरोप को एक तरह से कोर्ट ने नजरअंदाज किया। इस अंदाज करने का जो मुख्य रीजन था कि सीबीआई तमाम सबूतों को आगे रख करके बातचीत कर रही थी कि इन आरोपियों के खिलाफ ये सबूत है और इसके आधार पर हम आगे रिमांड चाहते हैं। तो कोर्ट ने सबूतों को तवज्जो दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं राजधानी दिल्ली की जो एक राजनीतिक गलियारे हैं उसमें जरूर इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, तो इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है? आज का दिन जो है वो कोर्ट में क्या कुछ होगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।